अस्सलाम वालेकुम। हमने 6 क्वेश्चंस कर लिए थे, ये आज का 7वां क्वेश्चन है। ठीक है, सॉल्व एक्सरसाइजेस से क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो ये हमारा जो 7वां क्वेश्चन है ये क्या है, वो कहता है अ कंट्रा वेरिएंट या फिर कोवेरिएंट। अ कोवेरिएंट टेंसर हैज़ कंपोनेंट्स एक्स वाई 2y माइनस जी स्केयर एक्स जी इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ये हमारे पास 3 कंपोनेंट्स हैं। जैसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स का वो करते हैं कि उसके कंपोनेंट्स होते हैं एक्स वाई और जी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, एक्स वाई है, 2y माइनस जी स्केयर है, एक्स जी है इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास एक्स वाई जी होते हैं। ठीक है, वो कहता है कि फाइंड इट्स कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। और स्फेरिकल क्या होते हैं, आर थीटा फाई। ठीक है, हमने इनको यूज़ करते हुए आर थीटा फाई में आंसर देना है। ठीक है, तो इनको इन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है और स्फेरिकल में जाना है। और ये रिलेशन हम जानते हैं, रेक्टेंगुलर का और स्फेरिकल का रिलेशन हम जानते हैं कि एक्स इक्वल होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, फिर वाई आर साइन थीटा साइन फाई, और जी क्या होता है, आर कॉस थीटा होता है। ठीक है, तो लेकिन ये हमें टेंसर के थ्रू चलना है और टेंसर के थ्रू देखना है ये कंपोनेंट्स कैसे एक दूसरे में चेंज होते हैं। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं। लेट ए जे डिनोट्स द कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात हो रही है, लेकिन हम जब टेंसर की बात करते हैं तो टेंसर में हमारे पास दो तरह के, हम जो अब तक पढ़ते आ रहे हैं, दो तरह के कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ले रहे हैं। एक एक्स आई ले रहे हैं और एक एक्स जे ले रहे हैं, यानी कि एक्स बार जे ले रहे हैं, जिसमें एक में बार आ जाता है और एक बगैर बार के दो कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लेते हैं। ठीक है, तो अब जो हम डिनोट कर रहे हैं ए जे को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में, वो है एक्स आई, और आई यहाँ पे वेरी करेगा 1 2 3, क्योंकि हमें पता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कितने होते हैं, तीन होते हैं, एक्स वाई और जी होते हैं। तो उसकी डिमेंशन 3 होती है, तो हम इसको भी 3 डिमेंशन तक ही महदूद करेंगे। तो x1 हो गया, एक्स आई है ना, तो एक्स आई को जब आपने वेरिएशन दी x1, तो यहाँ पे x1 इक्वल हो गया x के, यानी कि हमने इस x की जगह क्या करना है, x1 लिखना है। क्लियर। सेकंड पे आ जाएं, y की जगह हमने क्या लिखना है, x2, और z की जगह हम क्या लिखेंगे, x3। इसी तरह x की जगह x1, y की जगह x2, z की जगह x3। इसी तरह जब हम स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे वो बार के साथ लगाएंगे। ठीक है, तो पहले ये देख लेते हैं a1। अब ये जो ए जे है, इसको अगर आप वेरिएशन दें 3 तक, तो ये कंपोनेंट्स बनते हैं a1 एक्स वाई, और x की जगह हमने क्या लगाना है, x1, और y की जगह क्या लगाना है, x2। a1 हो जाएगा x1 x2। क्लियर। इसी तरह a2 की जब बात करेंगे, वो है हमारे पास 2y माइनस जी स्केयर। अ कोवेरिएंट टेंसर हैज़ कंपोनेंट्स। कोवेरिएंट टेंसर हमने कौन सा लिया, ए जे, और इसके कंपोनेंट्स, यानी कि इसको आप वेरिएशन दे तो ये सारे इसके कंपोनेंट्स हैं। तो ये इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, एक्स वाई है, 2y माइनस जी स्केयर है, और एक्स जी है। तो हम इसको वेरिएशन दे रहे हैं और इसके कंपोनेंट्स फाइंड कर रहे हैं इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई। ठीक हो गया, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई, इन कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स आई। क्लियर। तो ये a1 की वैल्यू हमारे पास बनी x1 x2, a2 की वैल्यू बनी 2x2 माइनस x3 होल पावर 2, क्योंकि यहाँ पर g का स्केयर था, तो g की जगह हमने x3 लगाना है, और ये स्केयर एक्स जी है, x की जगह हमने लगाना है x1, जी की जगह लगाना है हमने x3, तो ये a3 हो गया। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई मुश्किल बात नहीं है। अब दूसरी देख लें। लेट ए बार के डिनोट द कोवेरिएंट कंपोनेंट इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। बिल्कुल सेम उसी तरह जैसे हमने यहाँ पे किया है, इसी तरह ए के जो है डिनोट कर रहा है कोवेरिएंट कंपोनेंट्स इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो एक्स बार 1 क्या है, आर, यानी कि आर की जगह हमने क्या लगाया, एक्स बार 1, क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, ए बार, यानी कि एक्स बार आई कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो आर की जगह एक्स बार 1, थीटा की जगह एक्स बार 2, फाई की जगह एक्स बार 3 हो गया। देन बाय ट्रांसफॉर्मेशन लॉ ऑफ ए जे, यानी कि ये जो हमने कोवेरिएंट टेंसर लिया, इसका हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल हमें लिखना था, हमने ये लिख लिया, ए बार के करली एक्स जे और करली बार के करली एक्स बार के ए जे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम इनका रिलेशन देखते हैं रेक्टेंगुलर का
और स्फेरिकल का आपस में रिलेशन जो बनाया हुआ हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट छठे चैप्टर में हमने सारा ये बनाया था, तो वो कैसे हम इनको लिखते होते हैं, तो वो हम लिखते हैं। देखें, एक्स होता है ना हमारे पास, एक्स होता है आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई होता है हमारे पास आर साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ पे होता है जी इक्वल किसके होता है आर कॉस थीटा के। ओके, तो हमने एक्स की जगह x1 लिया हुआ है इन एक्स आई कोऑर्डिनेट्स, और यहाँ पे जब हम स्फेरिकल की बात कर रहे हैं तो r की जगह हमने लिया हुआ है x⁻1, थीटा की जगह हमने लिया हुआ है x⁻2, और फाई की जगह हमने लिया हुआ है x⁻3। हमने रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल को रिलेट किया है, फिर हमने उनको रिलेट किया आगे एक्स आई और एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम के साथ, तो हमने उनकी मदद से एक्स आई और एक्स आई बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये रिलेशन बना लिया। बनाया किसकी मदद से? रेक्टेंगुलर और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की मदद से इनको बना लिया। क्लियर? देन बाय इक्वेशन नंबर 1, तो फिर हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को वेरिएशन देनी है और आंसर फाइंड कर लेना। बहुत सिंपल है। आप जब आपके पास है ए जे, यानी कि ए बार, यहाँ पे देखें ए बार के है इस इक्वेशन में। अगर इक्वेशन नंबर 1 में आप देखें तो हमारे पास है ए बार के करली एक्स जे ओवर करली एक्स बार के ए जे। तो हम क्या करते हैं, के को 1 रखते हैं और जे को वेरी करते हैं अप टू 3 तक। ठीक है, ए को मैंने क्या किया 1 रखा और जे को मैं वेरी कर रहा हूँ 1 2 3। तो करली एक्स 1 और करली एक्स बार 1, यहाँ पर के था तो 1 रहेगा, ये जे है तो ये 1, फिर प्लस करली एक्स 2 a2 करली एक्स बार 1, क्योंकि ये के है, के को हमने फ़िक्स कर दिया 1 के लिए, के को हमने फ़िक्स किया 1, और जे को अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ के इक्वल 1, और जो जे है वो है 1 2 3। तो जे की वेरिएशन कहाँ तक है, 1 2 3 की है, तो वो हमने वेरिएशन लगा दी। अब इनकी वैल्यूज़ पुट करते जाएं। अब ये जो x1 है उसकी वैल्यू ये है, और उसका डेरिवेटिव है करली पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x⁻1। तो x⁻1 से गया, पीछे क्या बचा, साइन x⁻2, क्लियर, कॉज x⁻3, और a1 की वैल्यू हम पीछे जो हमने लिखी हुई है x1 a2 x1 x2, क्लियर, प्लस अब इस पे आ जाएं तो x2 डेरिवेटिव पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x⁻1, तो x⁻1 1, और ये अब पीछे रह जाएगा साइन x⁻2 साइन x⁻3, वो हमने लिख लिया, और a2 की वैल्यू 2x2 - x³ स्क्वायर, प्लस फिर जब हम इस पे आएंगे यानी कि करली x³ का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू करली x⁻1, तो फिर हमारे पास क्या, ये ख़त्म हो जाएगा, कॉज x⁻2 रह जाएगा। ठीक है, और a3 की वैल्यू हमने पीछे से वो लिख लेनी है x1 x3। अब आप क्या करें, इसको वापस स्फेरिकल फॉर्म में लिख लें। ठीक है, क्योंकि हमने स्फेरिकल फॉर्म में इसके कंपोनेंट्स फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब हम इसको स्फेरिकल फॉर्म में लिख लेते हैं। हमें पता है जहाँ पर x⁻2 होगा वहाँ हम थीटा लगाएंगे, जहाँ x⁻3 होगा वहाँ हम क्या लगाएंगे फाई, और जहाँ पर x होगा x1 होगा तो उसकी वैल्यू क्या है, x है, उसकी वैल्यू क्या है x, और x2 क्या है, उसकी वैल्यू है y। लेकिन जब हम स्फेरिकल में सारा कुछ फाइंड कर रहे हैं, ये तो रेक्टेंगुलर के हैं ना, जब हम फाइंड ही सारा कुछ स्फेरिकल में कर रहे हैं तो फिर हम x की वैल्यू जो होगी r साइन थीटा कॉस फाई, और y के लिए जब देखेंगे यहाँ पर y पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या होगी, r साइन थीटा साइन फाई, उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये रिज़ल्ट बनेगा। ठीक है, r² साइन स्क्वायर थीटा साइन फाई कॉस फाई। अब ये आपने नहीं करना कि ये x1 है x2 है तो आपने इसकी जगह वो वैल्यू लगा देनी है x और y रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का हिस्सा है। ठीक है, लेकिन हमने जो आंसर फाइंड करना है वो किस में करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो हम x की वैल्यू भी पुट करेंगे और y की वैल्यू भी पुट करेंगे और ये बनेगा। क्योंकि जब आप यहाँ पे अगर इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर ये देखें, मैं लिखूँ x इज़ इक्वल टू, यहाँ पे होता है r साइन थीटा कॉस फाई, और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग होता है y इक्वल है r साइन थीटा साइन फाई, और इसके करस्पॉन्डिंग क्या होता है जी आर कॉस थीटा। क्लियर है, ये 3 वैल्यूज़ हैं, x की ये वैल्यू, y की ये वैल्यू और z की ये वैल्यू। यहाँ पर जो x1 और x2 है
ये जब हम चेंज करेंगे एक्स और वाई में तो वो रेक्टेंगुलर में चेंज होगा, लेकिन हमने जो आंसर लेना है वो किस में लेना है, स्फेरिकल में। तो इसलिए हम इनकी फिर वैल्यूज़ पुट करके उनको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर है A1 का। अब इसी तरह आप लोगों ने A2 भी फाइंड करना है और A3 भी फाइंड करना है। सिंपली बस उसका पहले पार्शियल डेरिवेटिव लेना, फिर सिंप्लीफिकेशन करके उसको लिख लेना। बहुत इजी है, ये बुक में भी सॉल्व है, वहाँ से भी आप दे सकते हैं। अगर आपको खुद से ट्राई करें तो अच्छी बात है, नहीं हो रहा तो फिर आप वहाँ से भी देख सकते हैं। क्लियर है? ओके, आगे है क्वेश्चन नंबर 9। 8 को छोड़ दिया क्योंकि उसमें एसोसिएटेड टेंसेस से भी रिलेटेड और ट्रांसफॉर्मेशन रूल ऑफ क्रिस्टोफर सिंबल से रिलेटेड कुछ 2-4 चीज़ें यूज़ होनी है। इस वजह से 8वां क्वेश्चन हमने छोड़ दिया, वो हम बाद में करेंगे जब हम ट्रांसफॉर्मेशन रूल पढ़ेंगे उसके क्रिस्टोफर सिंबल्स के, तो फिर हम उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। बहुत ईजी है कि क्वेश्चन नंबर 9 है शो डैट वेलोसिटी ऑफ अ फ्लूइड एट एनी पॉइंट इज़ अ कंटावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1। वो कहता है जो वेलोसिटी है फ्लूइड की किसी भी पॉइंट पर वो कंटावेरिएंट टेंसर ऑफ रैंक 1 है। वो कंटावेरिएंट टेंसर कह रहा है उसको रैंक 1 का। तो हम इसका आंसर देख लेते हैं। सिंपली बुक में भी सॉल्व है तो, लेकिन वो थोड़ा और तरीका है, मैंने थोड़े और तरीके से किया है। एक्स बार के इक्वल एक्स बार ऑफ टी। ठीक हो गया। इसका जब डेरिवेटिव लेंगे डी एक्स के ओवर डी एक्स टी हो जाएगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, वी के वेलोसिटी बन जाएगी। ये इधर मैंने लिख भी दिया, जब आपने इसका डेरिवेटिव लिया तो ये वी के, वेयर वी के इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स के। क्लियर कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने उसकी वेलोसिटी ले ली है, क्या है वो, वी के। सिमिलरली एक्स बार जे, अब हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में चले गए, ठीक है, एक्स बार वाले में, तो उसके लिए भी सेम यही प्रोसीजर लगा के हमने वो फाइंड करना। सिंस एक्स बार जे क्या है हमारे पास, एक्स बार जे ऑफ टी, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, आपने टी के रिस्पेक्ट इसको डिफ्रेंशिएट कर देना। जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आएगा डी एक्स बार जे ओवर डी एक्स टी, और डी टी इक्वल है करली एक्स बार जे और करली एक्स के डी एक्स के ओवर डी टी, और इसकी वैल्यू क्या है, वी के, और इसकी वैल्यू क्या है, वी बार जे, और ये इसका ट्रांसफॉर्मेशन रूल है। और ये मैंने लिख दिया, वी किसके इक्वल है, डी एक्स ओवर डी टी, यानी कि हम इस पूरी की वैल्यू वी लगा रहे हैं और इस पूरे की वैल्यू भी ये लगा रहे हैं। क्लियर हो गया। तो बार और जे अलहदा हैं और इधर के अलहदा, तो ये डी एक्स ओवर डी टी की वैल्यू क्या है, वी लगा दी, ये मैंने लिख दिया। सिंपल सा है, बस एक डेरिवेटिव ही है छोटा सा, वो लेके हमने क्या करना है, सॉल्व कर लेना, ईजी सा है। आगे है क्वेश्चन नंबर, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10 क्रोनेकर डेल्टा। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं क्रोनेकर डेल्टा, हमें पता है कि क्या होता है कि अगर क्रोनेकर डेल्टा P और Q इक्वल हों तो आंसर हमारे पास क्या होता है 1, और डिफरेंट हो तो आंसर क्या होता है 0। ठीक है, अब इसका पहला क्वेश्चन ही है, बाकी बाद में करेंगे। तो इसके दो पार्ट हैं, A और B। A पार्ट में है डेल्टा PQ AQRS और डेल्टा PQ डेल्टा QR। वो कहता है इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारा जो आंसर आता है वो आता है ये वाला APRS। वो उसने बुक में लिखा हुआ है, लेकिन उसने डिटेल में इस तरह सॉल्व नहीं किया, वेरिएशन नहीं दी, तो मैंने करके दिखा दिया आपको। तो सिंस हम जानते हैं डेल्टा PQ इक्वल होता है 1 इफ़ P इक्वल Q, और 0 होता है जब P इक्वल नहीं होता Q के। तो अब देख लेते हैं पार्ट 1 को। पार्ट 1 हमारा ये है, ठीक है, इसको हमने वेरिएशन देनी है। तो वेरिएशन दे, हमें पता है कि डमी इंडेक्स यहाँ पे क्या है, Q है, तो हमने उसको ही वेरिएशन देनी है। मैंने आपको बताया था उसको वेरिएशन देनी होती है। तो हमने Q को क्या किया, वेरिएशन दे दी 1 2 3 अप टू n तक, Q इज इक्वल 1 to n। अब हम सॉल्व करते हैं इसको P के लिए। फॉर P इक्वल 1, फॉर P इक्वल 1, जब आप P को 1 रखेंगे, 1 आ गया यहाँ पर P की जगह, QQQRS। अब यहाँ पे आगे वेरिएशन है Q वाली 1 2 3 अप टू सो ऑन। P एज इट इज़ 1 ही रहेगा थ्रू आउट द इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में P को हमने 1 ही रखना है। क्यों? क्योंकि ये एक फ्री इंडेक्स है, और जब हमने इसको वेरिएशन दिया तो 1 by 1 करके देनी है। अब ये नहीं है कि जैसे हमने डमी इंडेक्स को दिया है 1 2 3 4 अप टू n, वो चलता जा रहा है, लेकिन ये जो फ्री इंडेक्स है इसको आपने अगर एक दफ़ा वेरिएशन दी वही चलेगी थ्रू आउट द इक्वेशन। आपने 1 रखा तो वो 1 ही चलेगा, तो ये 1 जा रहा है, 1 1 1 1 थ्रू आउट द इक्वेशन। अब पहली है 1 1 डेल्टा 1 1 A1RS, बाकी 1 2 1 3 1 n। अब
इक्वेशन हमें क्या कहती है, सॉरी क्रोनेकर डेल्टा हमें क्या कहता है, अगर 1 1 हो, सेम हो तो आंसर 1, डिफरेंट हो तो आंसर 0। तो पहले वाला जो है ना यही रह जाएगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। क्यों? क्योंकि डेल्टा 1 2 है, डेल्टा 1 n है, 1 3 होगा, 1 4 होगा, 1 5 होगा, वो सारे 0 हो जाएंगे, तो ये रह जाएगा। तो ये मैंने लिख लिया 1 RS। इसी तरह P2 के लिए सॉल्व करें इसको, P2 के लिए सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 2 RS, क्योंकि 2 1 0, 2 2 1, ये भी 0, ये बाकी 0 हो जाएंगे, ये रह जाएगा A 2 RS। इसी तरह जब n के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा AN RS, ये रह जाएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आती जा रही हैं, 1 RS, 2 RS, 3 RS, 4 RS अप टू n RS। तो P वेरी भी कर रहा है किससे 1 से n तक, लेकिन वो डिफरेंट तरीके से, यानी कि हमने एक इक्वेशन में एक बार ही उसकी पूरी वैल्यू ली है। ठीक हो गया। तो फिर हम इसको अगर इकट्ठा करके लिखें सम फॉर्म में, तो ये हमें शो करता है कि डेल्टा PQ AQRS क्या है, APRS है। क्या है? APRS, क्योंकि Q डमी इंडेक्स से ये कंटेक्ट हो जाएगा। ये वैसे देखने में ही हमें नज़र आ रहा है कि हम इसको कंटेक्ट करते तो हमारे पास ये आंसर बचता है, लेकिन हमने थ्रू किसके करना है, वेरिएशन के करना, तो वो हमने कर लिया। अब ये जो दूसरा है इसका पार्ट B, ये वाला, ये आप लोगों ने खुद करना है थ्रू, बिल्कुल सेम इसी तरह वेरिएशन देनी है, वेरिएशन दे के इसको सॉल्व करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।